हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में आपको पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ बैठना। इंटरेस्ट के साथ कि हमें सीखना है और ट्रस्ट के साथ कि मैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, तो देखना आपको कितने अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है? ये पैरेलल लाइंस हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है। देखो, आपको पहले पूरी एक टेबल बता देती हूँ मैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दी होंगी। तो हमें क्या कैसे चेक करना है? एक तो ग्राफ से पता चलता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेंगी या कोइंसिडेंट बनेंगी या पैरेलल बनेंगी, और एक रेशियो से ही डायरेक्ट पता चल जाता है। जैसे देखो, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है जैसे, तो ये a1 हो गया x, और y का कोफिशिएंट b1 और ये हो गया c1। इसके बाद a2, सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है x का वो a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड दिस इज c2। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट करके जाएंगी लाइन, और इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे करेंगी तो वही कॉमन पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और जिन भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? कंसिस्टेंट। और नेक्स्ट है, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इधर 2 है, 1 by 2, यहाँ भी 1 by 2, और -5 by -10 1 by 2। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएं तो कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट, एक सिंगल लाइन ही बनेगी यहाँ पर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे, सभी कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ही सेम ही लाइन है, ये दोनों सेम ही है। देखो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो वही ऊपर वाली लाइन ही बन जाए। और इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किसे बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस में। और थर्ड, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है तो कौन सा केस बनेगा? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस तो कट ही नहीं करती किसी पॉइंट पे, तो नो सॉल्यूशन। और जहां सॉल्यूशन ना मिले उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये इसका एग्जांपल है, देखो 1/2 1/2, और ये वाला रेशियो कितना बनेगा? 1/3। अब सेम ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो कौन से वाला रेशियो आएगा? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। Next is, which out of the following will be represented by the system of equation। अब ये वाली बताओ कि कैसी लाइंस हैं। तो पहले अरेंज कर लेना, x y कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 अगर कर रहे हो तो दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू c2 होना चाहिए। या फिर प्लस c1 इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो यहाँ भी प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेम फॉर्म में रखना। अब देखो, a1 बाय a2, तो यहाँ पर रेशियो क्या है? 3/6, 1/2। नेक्स्ट है 4/8, ये भी 1/2। और नेक्स्ट अगर इधर शिफ्ट करोगे -5/-7, या दोनों को ही राइट में रख लो 5/7। अब ये दोनों तो सेम है बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल, तो कौन से वाली लाइंस आ गई? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस आ गई? पैरेलल। ये देखो, टेबल में भी बताया था आपको, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब नेक्स्ट है, third sum, the value of k for which these equations have infinite solution। infinite solution कब होते हैं? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। देखो, पहले देख लेना कि x y अरेंज है या नहीं, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। 6/36 1/6। अब दोनों या तो कांस्टेंट राइट में होने चाहिए या दोनों लेफ्ट में, ठीक है।
अगर आपको लेफ्ट में लाने हैं तो लेफ्ट में ले आओ, अदरवाइज दोनों राइट में है तो भी सही है। अब ये देखो 1/6 तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों इक्वल है भी या नहीं, अगर ये इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा फिर। नेक्स्ट सम नंबर 4 इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट तो एक ही था, कौन सा था इनकंसिस्टेंट? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं होता। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो x का कोफिशिएंट 3 और नेक्स्ट में है 2k-1, y कोफिशिएंट 1, k-1। नेक्स्ट कांस्टेंट राइट में भी रख सकते हो और लेफ्ट में भी। कंडीशन क्या है? या तो दोनों लेफ्ट में या फिर दोनों राइट में। अब हमसे k की वैल्यू पूछी है तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, k इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इनकंसिस्टेंट का है, ये भी सेम ही करना है, आप खुद करोगे, आंसर गिवन है आपको। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस भी वही इनकंसिस्टेंट ही, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a/3 x के कोफिशिएंट, देन y के, और ये है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट दोनों या तो राइट में या दोनों लेफ्ट में। अब बस यहीं से सॉल्व करके आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पैरेलल लाइंस का बस लिख दिया कि कैसा रेशियो होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस and y is equal to -7 is equation of line parallel to x axis। ये है ये, देखो कैसे होगा x एक्सिस, और ये अगर हम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाएंगे तो कैसे प्लॉट होंगी, एक बार आपको प्लॉट करके बता देती हूँ, वैसे आप डायरेक्ट ही कर लेना। कि ये मान लो x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गई, और y ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। और y इज इक्वल टू -7, वो एक नीचे होगी लाइन ऐसे। अब देखो ये है लाइन y इज इक्वल टू 0, मतलब ये x एक्सिस है, और यहां जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये नीचे बना दी मैंने थोड़ी, एक मिनट दोबारा बना लेते हैं। y इज इक्वल टू -7, ये रही लाइन। अब देखो ये दोनों लाइन, हाँ जी, अब ये जो दोनों लाइन है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7, कैसी लाइंस है ये? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 9 सॉल्यूशन। तो ये आपने ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो दोनों कैसी लाइंस हो गई? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट सम नंबर 8, पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a। x is equal to a is a line parallel to y axis, और अगर x is equal to 0 हो वो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। अब x is equal to a, मान लो ये मैंने ले रखी है y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस। अब x इज इक्वल टू a पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो यही हमने लेट कर ली कि ये है x इज इक्वल टू a, और y इज इक्वल टू b आपको पहले ही बताया था, y इज इक्वल टू b किसके पैरेलल होती है? x एक्सिस के, तो ये x एक्सिस के पैरेलल हमने ले ली y इज इक्वल टू b, यानी यहाँ पर y की वैल्यू b है और यहाँ x की वैल्यू a है। अब ये देखो ये दोनों लाइंस, ये हो गई x इज इक्वल टू a
और ये हो गई y इज इक्वल टू b। तो ये कैसी लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए बी पर। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए बी पर। तो कैसी लाइंस हो गई ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस एट ए बी। ध्यान से करने बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन देखो, आप खुद ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके देखो कि आप सही कर पाते हो या नहीं। अगर आप कर पाते हो इट मीन्स आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। Value of C for which these equation have infinite solution. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. X का कोफिशिएंट C, उधर 6, इधर है -1 y का कोफिशिएंट, यहाँ -2, और इधर है कांस्टेंट टर्म 2। दोनों राइट में या तो कांस्टेंट टर्म या दोनों ही लेफ्ट में लेके करनी है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ बच्चे यहाँ से कर रहे हैं कि C आ जाएगा, 2 से 6 कैंसल, C आ जाएगा 3, ऑप्शन ए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखो, क्या 1/2 और 2/3 इक्वल है? हम लिख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/3। नो, 1/2 और 2/3 तो इक्वल है ही नहीं। तो C की अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो इक्वल आ ही नहीं सकते। तो इट मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ C these equations can have infinite solution। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके C3 आंसर आ जाता है। बट नहीं बेटा, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। तो इट मीन C का कुछ भी आंसर ले लें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आ सकते। नेक्स्ट है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सा होता है? ये भी इनफाइनाइट वाला ही होता है। अब देखो कि तीनों रेशियोज कहाँ इक्वल आ रहे हैं। फर्स्ट में चेक करो, -1/2, अगला +1/2, नहीं। यहाँ 1/2, नेक्स्ट -1/2, नो, ये भी नहीं आ रहा। और लास्ट यहाँ आ रहा है -1/2, -1/2। अब दोनों कांस्टेंट या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, तो -1/2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सम नंबर 11। SL World is one of the India's largest amusement park and offers a diverse range of thrilling rides, water attraction and entertainment options. Case study है देखो, the park is known for its iconic Water Kingdom section, making it popular destination for the family outings and fun-filled adventure. टिकट चार्ज दे रखे हैं 150 चाइल्ड का और 250 एडल्ट का। अब ये इंफॉर्मेशन ध्यान से देखो कि कितना कितना चार्ज है। ऑन अ डे कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड 300 टिकट्स वर सोल्ड। 300 टोटल टिकट्स सोल्ड हुई और 55,000 कलेक्ट हुए पैसे। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स बी वाई। तो बताओ कि क्या सिचुएशन, हम इसके इक्वेशंस क्या बनेंगी? अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशंस बतानी है। तो एक्स टिकट्स हुई है सोल्ड चिल्ड्रन की और वाई एडल्ट्स है, तो टोटल 300। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। अब चाइल्ड का है 150 रुपीज चार्ज, तो एक्स टिकट्स का वन टिकट 150 की और एक्स टिकट्स 150 एक्स। एडल्ट की 1 टिकट है 250 की और वाई टिकट्स 250 वाई, और टोटल कितना है 55,000। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है। 50 से सारा डिवाइड हो रहा है ये। जब हमने इसे 50 से डिवाइड किया तो ये आएगा 1100। तो इन दो इक्वेशंस को अब आपने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करोगे और आपके पास x की वैल्यू जो है वो आएगी और y आएगा 100। तो आप खुद इसे सॉल्व करके देखना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में सम नंबर डाल देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो CBSE 2024 की है ये केस स्टडी, बहुत इजी है बट ध्यान से करनी है। हाँ जी, अब ये बताओ इस सम की क्या ट्रिक होती है? 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और अगले में क्या है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। x का कोफिशिएंट जो फर्स्ट में है वो नेक्स्ट में y का है, इधर जो y का है वो x का है, तो इन्हें पहले ऐड करो।
ऐड करोगे, देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 100 कॉमन आ रहा है। जब आपने 100 से सारों को डिवाइड किया तो आपके पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सारी इक्वेशन 100 से डिवाइड कर दी और नेक्स्ट वाले में अब इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x का कोएफिशिएंट जो बड़ा है वही ऊपर रख लो, पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा फिर। अब नीचे हमने रखी ये वाली, वैसे ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले ऐड करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब फर्स्ट एंड सेकंड कितनी सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करो। ऐड ही हो रहे हैं, ये बस कट जाएंगे, तो x आ गया 11/2। बिना साइन चेंज किए करते हैं, इट मीन्स ऐड कर रहे हैं। साइन चेंज करके कर रहे हैं, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब x की वैल्यू 11/2 पुट कर दो, यहां पुट कर दी हमने, तो आपके पास एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा 9/2। x 11/2 एंड y 9/2। बहुत इजी है, बट इसी ट्रिक से करना ही सही रहेगा। बच्चे क्या कहते हैं कि हम एलिमिनेशन से 51 से मल्टीप्लाई करके आएंगे, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा बेटा लगेगा। टाइम भी आपने देखना है, टाइम मैनेजमेंट भी पेपर में बहुत जरूरी है। पेपर आपने टाइम पर कंप्लीट भी तो करना है ना। हाँ जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखो पहले एक्स वाई अरेंज है, हाँ जी, a1/a2 एक्स के कोफिशिएंट, देन y के कोफिशिएंट्स एंड देन कांस्टेंट टर्म, या तो दोनों राइट में या दोनों लेफ्ट में। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या इक्वेशन आई, 35q और ये बन गया 6p बच जाएगा इधर आके, आप ध्यान से कर लेना। हाँ जी, ये आ गया -2p इज इक्वल टू q। नेक्स्ट क्या है, अब इन दोनों को कर लो। इन दोनों को करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, देन 2 से, इन दोनों को कर दिया, तो अब देखो क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन, क्यू 10q उधर जाएगा तो 6q आएगा और ये 7p। अब इसका यूज 1 का यूज कर लो, क्यू कितना है -2p, -12p प्लस 7p -5p, तो p आ गया आपके पास -1। अब क्या था -2p, तो p की वैल्यू -1 पुट करोगे तो कितना आ गया 2। बस आपने क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों रेशो इक्वल कर देने। नेक्स्ट इज सम नंबर 14। मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन रेशो 3:4। ये इनकम्स का रेशियो दे रखा है, देन एक्सपेंडिचर, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है। देखो, इफ ईच सेव 15,000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। देखो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम में से एक्सपेंडिचर आप माइनस करोगे तो क्या आएगी आपके पास, सेविंग्स आ जाएगी। लेट इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बन, क्या इनकम का रेशियो दे रखा है आपके पास 3:4, तो इनकम 3x एंड 4x। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:7, तो आपने जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपने इसे x में नहीं करना, अब चेंज कर लो, y ले लिया अब हमने, 5y एंड 7y। इनकम थी 3x आर्यन की, खर्चा वो कर रहा है 5y का,
तो सेव कितने हो रहे हैं 15,000, ये फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड 4x इनकम है, 7y एक्सपेंडिचर है और सेविंग कितनी है 15,000। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास x आएगा 30,000 और इनकम आपने लेट की है 3x एंड 4x, तो वहां से आपके पास 90,000 एंड 1,20,000 इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस और ड्रॉन एंड एक्स एक्सिस। बेटा एक ग्राफ आप ग्राफ नोटबुक पे पक्का बना के देख लो, ठीक है। सबसे पहले आपने 2 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। x को 0 लोगे तो y आ रहा है आपके पास 2। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको करना आता है, नहीं आता तो कैलकुलेशन करके देख लो, मिस्टेक मत करो, चाहे 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा कर लो। तो अब इसकी टेबल बन गई आपके पास x0 y2 y0 x -2। और नेक्स्ट वाली है, देखो इसके मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ आपके पास वैल्यूज। x को 0 पुट करोगे तो y आएगा -4 और y को 0 करोगे तो x आएगा 1। अब आपने ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, पहले लाइंस प्लॉट करोगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। लाइंस प्लॉट की आपने, पॉइंट्स लगाओगे कहां तक चाहिए, x, पहले ये देखो ये x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस। 0 ओरिजिन 1 2। आपके पास ग्राफ होगा तो बहुत अच्छे से बनेगा, ये मैं आपको एक बार रफली बना के बता रही हूँ। ये पॉइंट अगर वैसे 0 से अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो यही लेना, एक बार x को 0 एक बार y को 0। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप और सॉल्यूशन लेंगे। अब ये y एक्सिस के पहले पॉइंट्स मार्क कर लो, देन उनको ज्वाइन करेंगे। पहला पॉइंट है x0 y2, दिस वन x0 y2, और अगला है x -2 y0, दिस वन। अब इनको ज्वाइन करना है हमने, तो देखो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब आगे क्या है, अगला पॉइंट आपके पास है x0 y -4, ये बना, और नेक्स्ट है x1 y0। अब आपने इनको ज्वाइन करना है। ध्यान से स्केल पेंसिल से आप ज्वाइन करोगे। हाँ जी, ये आपका हो गया ज्वाइन। यहां से नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ जी, ये हो गया। अब आपने देखो क्या पूछा, क्या है आपसे, ये सेकेंड लाइन हो गई और ये फर्स्ट हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जब ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से आपके पास पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पूरा एग्जैक्ट नहीं बना ये, अगर ग्राफ पे बनाओगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस। तो ये एंड एक्स एक्सिस और लाइंस के बीच में ये ट्राइंगल बन रही है। अब हमारी ये जो ट्राइंगल है, हमसे पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है। ये एलिमिनेशन से सॉल्व करने पर 2 4 आ रहा है। ये 2 तो मेरा सही मैच हो रहा है, ये 2 तो फिर भी यहाँ 4 नहीं आ रहा सही, तो ये ग्राफ में थोड़ी मिस्टेक हुई है। ग्राफ आप ध्यान से जब स्केल पेंसिल से बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये आपका आ रहा है 2 4, थर्ड पॉइंट
24। अब एरिया बताना है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया बताना है। देखो देखो बेटा, ये दोबारा से फिगर बनाई है, ये थोड़ी रफ फिगर है, हमने इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे मार्क नहीं लगे ना, तो करके थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमारी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमें कैलकुलेट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए कोऑर्डिनेट है -20, बी है 10 और सी है 24। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखो इसका कितना हो गया, 1 2 3, ये हो गया। तो इसका बेस हो गया 3, और जो हाइट है, ये हाइट है, हाइट कितनी है इसकी 4। तो आपके पास जो एरिया है वो आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। 6 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ग्राफ को ध्यान से स्केल पेंसिल लेके जाना है, ध्यान से बनाना है। हाँ जी, एक बात और सुनो, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रफ साइड पर आप एलिमिनेशन लगा के इन दोनों में चेक कर सकते हो, बट आपने शो नहीं करना कि आपने एलिमिनेशन यूज किया है इसमें, ठीक है। वो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ पर वैसे ही एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सम नंबर 16, वही दो दो सोल्यूशन निकालोगे और ग्राफ प्लॉट करोगे। हाँ जी, 17th भी ऐसा ही है, बस इसमें ना ये देखो यहाँ दिक्कत है, यहाँ अगर x 0 पुट करोगे तो y फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे करो, जैसे x को ले लो 1, x को 1 लिया तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। x को -1 लिया तो y 2 आ जाएगा। इस टाइप के पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है, फिर फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट देखो 17th बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या है, आपने, हाँ जी, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरी बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 9 hours। दो प्लेसेस हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं स्पीड। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट हो रही है उसकी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 9 hours में मिल रही हैं, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो 1 hour में मिल रही है। तो ये देखो, अगर सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ इमेजिन करते हैं हम कैसी बात हो रही है, ये पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये 180 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन इस साइड जा रहे हैं, ये ए वाला भी आगे जा रहा है और बी वाला भी, बी वाले ने भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं यहाँ जाके मिलेंगे सी पॉइंट पर, ये उनका मीटिंग पॉइंट, यहाँ जाके मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ जाके मिल रहे हैं वो सी पॉइंट पर, जो कार ए से स्टार्ट हुई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी, कितने टाइम में किया, 9 hours में। तो डिस्टेंस ए सी कितना हो गया, देखो AC डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी x और टाइम 9 hours, तो कितना डिस्टेंस हो गया ये 9x। ऐसे ही जो BC डिस्टेंस है वो y स्पीड से चली, 9 hours के लिए चली, तो वो कितना हो गया 9y। ये 9y है और ये जो AC है वो 9x है। अब फिगर से ही पता चल रहा है कि AC और BC का डिफरेंस, AC और BC का डिफरेंस किसके इक्वल है, 180 के। तो हम कह सकते हैं 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180। 9 कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई।
दूसरी बार क्या हो रहा है, अब टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। और ये देखो, ये तभी पॉसिबल है कि पीछे वाली कार आगे वाली कार को कब पकड़ सकती है, जब उसकी स्पीड क्या हो, ज्यादा हो। अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, पीछे वाला कैसे आगे वाले को पकड़ेगा। अब यहाँ है टुवार्ड्स ईच अदर, अब भी वही ए और बी का डिस्टेंस तो कितना है, 180 ही है। अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो बीच में कहीं मिल गए डी पॉइंट पर। अब डिस्टेंस ए डी, ए वाले से जो चला वो स्पीड एक्स से चला और 1 आवर के लिए चला, तो एक्स हो गया ये डिस्टेंस, एक्स किलोमीटर। और जो बी पॉइंट से चला वो वाई स्पीड से 1 आवर के लिए चला, तो ये हो गया वाई किलोमीटर। अब आपको पता चल रहा है कि ए डी प्लस डी बी दोनों किसके इक्वल हैं, ए बी के, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इन्हें सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो 2x 200 और यहाँ से x आ गया 100, x 100 y 80, तो यानी एक कार की स्पीड थी जो ए पॉइंट से चली 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की थी 80 किलोमीटर पर आवर। Sum number 18, sum of a two digit number and number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये भी, फाइंड द नंबर। तो लेट करोगे, टू डिजिट नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। वंस प्लेस पर आपने लेट किया x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस y, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया, वंस प्लेस को कितने से मल्टीप्लाई, 1 से, टेंस प्लेस को 10 से एंड एट। ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर क्या होगा, वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट आ जाएगी, y आ जाएगा, और टेंस प्लेस पर क्या आएगा, टेंस प्लेस पर x आ जाएगा। अब न्यू नंबर हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 10x। अब देखो पहला क्या बोला है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स वाला नंबर और ओरिजिनल नंबर का सम 66, 11x 11y 66, 11 कॉमन आ रहा है तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब है बेटा यहाँ पे ये डिफर बाय वाला जब आ जाए, डिजिट्स डिफर बाय 2, हमें नहीं पता कौन बड़ा है, वंस प्लेस पर डिजिट बड़ा है या टेंस प्लेस पर, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर x ग्रेटर है y से तो ये पॉसिबिलिटी है, और अगर y ग्रेटर है x से तो ये वाली पॉसिबिलिटी। अब आपको क्या करना होगा, एक बार सॉल्व करना होगा 1 एंड 2 को, और एक बार सॉल्व करना होगा 1 एंड 3 को। हो सकता है दोनों केस सॉल्व हो जाएं, ध्यान से सुनो मेरी बात, हो सकता है दोनों केस सॉल्व हो जाएं और हो सकता है कि सिर्फ एक ही सॉल्व हो। यहाँ देखते हैं 1 और 2 सॉल्व हो रहा है, x4 y2, तो नंबर कितना बन गया, वंस प्लेस पर 4, टेंस पर 2, और इधर अगर हम सॉल्व करते हैं 1 एंड 3 को, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर y4x2, तो नंबर कितना बन गया, 42। दोनों ही सॉल्व हो गए, देखो रिवर्स करेंगे अब 42 इसमें 66 और डिजिट्स का डिफरेंस 2, और यहाँ रिवर्स वाला नंबर 24। हाँ जी, दोनों केस सॉल्व हो रहे हैं। और कितने नंबर पॉसिबल हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, 2 नंबर आर पॉसिबल, 24 एंड 42। कई बार देखो क्या होता है कि एक केस सॉल्व होगा, एक सॉल्व नहीं होगा, नेगेटिव आएगा या फ्रैक्शन आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी डिजिट बड़ी है, बट पहले से गिवन नहीं है तो हम दोनों ही केसेस लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum number 19, a two-digit number is obtained by either multiplying the sum of digit by 8 and subtracting 5। sum of digits को let digit at
वंस प्लेस एक्स, वंस प्लेस पे एक्स लेट किया आपने, वही खुद कर लोगे, ये तो आप टेंस प्लेस पर वाई, तो ओरिजिनल नंबर बना एक्स प्लस 10y। रिवर्स की तो बात ही नहीं हो रही। 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, ये वाला 2 डिजिट नंबर है, ये कैसे मिल रहा है? मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करो और 5 सब्ट्रैक्ट करो। एक इक्वेशन तो यहां से बन रही है, और दूसरा है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट। अब ये वही प्रॉब्लम आ गई कि डिफरेंस ऑफ डिजिट में कौन सी डिजिट बड़ी है ये तो नहीं पता। अगर x ग्रेटर है y से तो यहाँ बनेगा डिफरेंस ऑफ डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, तो भी हमें नंबर मिल रहा है। तो एक केस तो यहाँ से बनेगा, और अगर y ग्रेटर है x से तो हमें करना पड़ेगा y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10y। अब दोनों केसेस में एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। एक बार 1 एंड 2 सॉल्व होंगे और एक बार 1 एंड 3। हो सकता है दोनों केस सॉल्व हों, बट नहीं, यहाँ पर एक ही सॉल्व होगा और आप खुद करोगे, पक्का प्रॉमिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये। आंसर इसका 83 है। ना हो तो कमेंट में सम नंबर जरूर डालना, खुद करो बेटा। इसमें एक ही केस सॉल्व होगा, एक नहीं होगा, खुद करके देखना, देखो ध्यान से, ठीक है। Next is next sum number 20. The age of father is twice the sum of ages of his 2 children. Father की एज twice है 2 children की जो एज का सम है उसका। After 20 years, 20 years के बाद his age will be equal to sum of the ages of his children. Find the age of father. 20 ईयर्स के बाद उसकी एज सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होगी, हमें एज ऑफ फादर फाइंड करनी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की हमने लेट की देखो x ईयर्स, और इसमें जो सम है वही लेट करना पड़ेगा। प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ एजेस, हमें क्या लेट करना पड़ेगा? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। प्रेजेंट सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की जो एज है उसका सम ही हम लेट करेंगे y ईयर्स। अब देखो पहले क्या बोल रहे हैं कि फादर की एज ट्वाइस है, x जो है वो डबल है y का। 20 ईयर्स के बाद क्या होगा? फादर की एज हो जाएगी x प्लस 20, और 2 चिल्ड्रन है बेटा। देखो यहाँ मेन पॉइंट यही है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। 2 बच्चे हैं, देखो एक की एज में कितना चेंज आएगा? 20, दूसरे की एज में भी तो 20 का चेंज आएगा ना, तो 20 प्लस 20 उनकी एज में कितना चेंज आ जाएगा? 40। 3 चिल्ड्रन होते तो एक और 20 लग जाता। अब 20 ईयर्स के बाद तो फादर की एज चिल्ड्रन की एजेस के सम के इक्वल है, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन जो आपने लगाना है, मैं सब्सटीट्यूशन से कर रही हूँ। x को 2y पुट किया, y इज इक्वल टू 20, x 40। तो देखो होगी ना फादर की एज डबल, और 20 ईयर्स के बाद फादर की कितनी एज हो जाएगी? यहाँ पे एज ऑफ फादर कितनी आ गई? 40 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद फादर की एज 60 हो जाएगी, और जो 20 जिनका सम था बच्चों की एज का, तो दोनों की 20 बढ़ जाएगी, वो भी कितना हो जाएगा? 60। इक्वल आ गई ना। नेक्स्ट सम नंबर 21। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A एंड B। कुछ स्टूडेंट्स हैं A एंड B हॉल्स में। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इक्वल इन ईच हॉल, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। A से B में 10 अगर सेंड किए गए तो दोनों में इक्वल हो गए। एंड इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B एंड टू A, अगर 20 B से A में आए तो A में डबल हो गया नंबर। हमें स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A में आपने लेट किए x एंड स्टूडेंट्स इन B y। देखो अगर 10 स्टूडेंट्स A से B में गए
ए से बी में चले गए 10, तो ए में 10 कम हो गए और बी में 10 ज्यादा हो गए। ध्यान से सुनो, इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब दूसरे में क्या हुआ, वो कह रहा है कि अब बी से आ रहे हैं इसमें कितने 20, 20 अगर इधर आ गए तो इधर 20 ज्यादा हो गए, तो ए में डबल हो गए, ये तो डबल हो ही चुके हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वेशन देखो, ये बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। x माइनस 2y इज इक्वल टू -60, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। साइन चेंज, माइनस वाई -80, y आ गया 80 और x आ जाएगा 100। चेक कर लो, देखो ए में है 100, बी में है 80, 10 इधर गए तो यहाँ 90 रह गए और यहाँ भी 10 90 हो गए। अब वो कह रहा है कि इधर से 20 आ गए तो यहाँ 120, यहाँ 60 हो गए ना डबल। तो यही इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हो, वेरीफाई हो गया ना। नेक्स्ट सम नंबर 22, ये आपको सेम मैंने पहले करा दिया। 17th का बी पार्ट खुद ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन भी, 2023 में आया है ये, आपने खुद ट्राई करना है। हाँ जी, सम नंबर 23, a train covered a certain distance at uniform speed. If the train would have 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. अगर स्पीड ज्यादा हो जाए तो टाइम कम लगेगा, और दोबारा फिर 2 बार कंडीशन बता रहे हैं कि अगर स्पीड स्लो हो जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो ट्रेन वाले सम 4th चैप्टर में भी हैं। अब यहाँ पे 2 बार हमें बताया हुआ है स्पीड और टाइम का रिलेशन, तो यहाँ 2 वेरिएबल्स में होगा, क्या लेट करेंगे हम, लेट ओरिजिनल स्पीड, वहां जो है 1 वेरिएबल वाला जो 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, वहां एक बार रिलेशन बताया होता है कि इतनी स्पीड चेंज होने से इतना टाइम चेंज हो रहा है, या 2 टाइम्स बताया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल में करेंगे। ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल टाइम y आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, x y। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, न्यू स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 6, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम 4 आवर्स लेस लग रहा है, और डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये इक्वल होगी एक्स वाई की। ये दोनों डिस्टेंस ही तो है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी, एक्स वाई कैंसिल हो गया, -2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, अब स्पीड स्लो हो गई, यानी x माइनस 6, टाइम 6 आवर्स ज्यादा लग रहा है, और ये भी किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के। अब इसकी फिर करो मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी, 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और वो एज इट इज लिखो, साइन चेंज, तो आपके पास y आ गया 24, y 24 तो x आ जाएगा 30, यहां पुट कर लिया। तो डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ जर्नी, स्पीड इनटू टाइम, 720 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान से आपने करना है और खुद कैलकुलेशन करके देखनी है। पहले वीडियो से समझो और फिर एक बार दोबारा खुद ट्राई करो। नेक्स्ट इज
Sum number 24. Anuj had some chocolates. He divided them into two lots. कुछ चॉकलेट्स हैं और टू लॉट्स में उसे डिवाइड किया हुआ है. लेट चॉकलेट्स इन लॉट ए X and in lot B Y. He sold first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates. 3 chocolates 2 rupees की. और सेकेंड लॉट, ये तो फर्स्ट की है बात, फर्स्ट लॉट जो है ए, और सेकेंड लॉट का क्या है उसका सिस्टम, 1 चॉकलेट 1 रुपीज की, 1 की 1 और टोटल 400 रुपीज. देखो अगर 3 चॉकलेट 2 रुपीज की हैं तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 2/3. 1 चॉकलेट की कॉस्ट 2/3 हो गई. तो अब आप कैसे करोगे, x चॉकलेट थी तो 2/3x, अगले सेकेंड लॉट में y थी 1 रुपए की एक चॉकलेट तो y रुपीज की, टोटल कितने रुपीज बन रहे हैं, 400. 3 एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2x + 3y = 1200. अब सेकेंड क्या हो रहा है केस, उसपे है ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, तो x चॉकलेट का 1 × x. सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 for 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट है 4 रुपीज, तो 1 चॉकलेट, चॉकलेट की कॉस्ट फाइंड करनी है 4/5, तो y चॉकलेट्स की 4/5 × y, टोटल है 460. जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 5x + 4y = 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2300. तो ये 2 इक्वेशंस बन गई. आपने x और y कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना है, आंसर आपके पास है. खुद बेटा ध्यान से करो. सम नंबर 25 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जेमिला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर ₹1050 और प्रॉफिट हो रहा है 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर. नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर 25% चेयर पर और 10% टेबल पर और 10% चेयर पर होता प्रॉफिट तो कितना उसे मिलता, 1065. कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है. लेट सीपी ऑफ चेयर, पहले चेयर का लेट कर लेते हैं, नहीं पहले टेबल ही है, टेबल ही लिख लेते हैं. टेबल का सीपी लेट कर लिया x एंड सीपी ऑफ चेयर y. अब एसपी का फॉर्मूला प्रॉफिट के केस में देखो क्या है, सीपी × 100 + प्रॉफिट % बाय 100. तो अब यहाँ 10% हो रहा है टेबल पे, तो x × 100 + 10 बाय 100 तो कितना हो गया, 110x. और अगला ये कितना बन जाएगा, 125y = 1050. 110x + 125y 100 क्रॉस में चला जाएगा ये इक्वेशन. नेक्स्ट सेकंड क्या बनेगी, अब 25% है टेबल पर और 10% है चेयर पर, यहाँ 125 आएगा और ये बनेगा 106500. हाँ जी. अब देखो ये आपको पहले मैंने एक सम कराया था कि इस टाइप के सम्स में आप क्या करोगे, जब कॉफिशिएंट x और y के इंटरचेंज हैं तो एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार इनको क्या करोगे, माइनस करोगे. 005 कितना आएगा, 112. हाँ जी. अब क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 235 कॉमन आ रहा है. पहले 235 ही आ रहा है कॉमन, पहले 5 पे कट करके देख लेते हैं, या फिर 235 आ गया, ये तो 211500 5 के टेबल पर करोगे, हाँ जी. अब 67 पर कट करोगे, यहाँ 47 आएगा बेटा. अब 47, अब ये 9 पे कट हो रहा है
तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, मतलब थर्ड इक्वेशन नंबर डाल दो। अब इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे देखो तो आपके पास क्या इक्वेशन बचेगी, 10500। अब ये 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 1500। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। नंबर 4। अब इनको सॉल्व कर लो बस। अब इन्हें जब सॉल्व करोगे तो 2x 1000, तो x आ गया 500 और y आ गया 400। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इज सम नंबर 26। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। अगर हाफ टिकट लेनी होती है तो जो आपका किराया है वो हाफ हो जाता है, बट रिजर्वेशन चार्ज आर सेम। रिजर्वेशन चार्ज हाफ टिकट पे भी उतना ही है जितना कि फुल टिकट पर है। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, और उसके लगे वन टिकट को रिजर्व कराया 2530। और दूसरे ने क्या किया, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट। तब उसके कितने पैसे लगे, 3810। फाइंड दी फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। लेट फुल फर्स्ट क्लास फेयर कि कितना है फर्स्ट क्लास फेयर, ₹X, और रिजर्वेशन चार्ज वो है ₹Y। अब एक टिकट खरीदी हमने, ₹X की टिकट, ₹Y का रिजर्वेशन चार्ज, तो कितना पे करना पड़ा, 2530। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने एक टिकट ली, उसे रिजर्व कराया, फिर हाफ टिकट ली तो ₹half लगेंगे, बट रिजर्वेशन चार्ज सेम लगेंगे। यही है मेन पॉइंट। अब कितना आपको टोटल पे करना पड़ रहा है, 3810। अब 2 LCM आ जाएगा तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7620। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनी। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके पास x एंड y आ जाए। देखो पूरी टिकट, एक टिकट को खरीदा और रिजर्व कराया, एक टिकट खरीदी रिजर्व कराई, हाफ टिकट ली उसे भी रिजर्व कराया, ₹Y में ही रिजर्व हुई वो भी। हाँ जी बेटा, ये 5 सम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपने खुद ट्राई करने हैं। और अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट हो तो आपने मुझे कमेंट में सम नंबर डाल देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से आपने करने हैं। हाँ जी बेटा, ये 5 सम्स के आपके आंसर्स भी गिवन हैं, आपने ध्यान से करने हैं। कोई भी डाउट हो तो आपने कमेंट में सम नंबर डालना है। देखो वीडियो को देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, अगर हम सिंपल ऐसे देख लें और खुद प्रैक्टिस ना करें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। पेपर आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं, आप प्रैक्टिस करो। हाँ, अपने आप को इवेल्युएट करो। आपको पूरी वीडियो देख लो, आपने देख ली, अभी क्वेश्चंस करके देखो कि आपसे सम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आप खुद सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। हाँ मैंने ये चैप्टर किया है, अब अच्छे से इसके मेरे से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप कैलकुलेशन अच्छे से खुद करो, सम को समझो, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से और सॉल्व करके देखो। फिर भी कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कोई भी सम कमेंट में सम नंबर इसका डाल देना, और वैसे भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। Thanks for watching. Thank you very much, beta.